था यहाँ पे फिजिक्स वगैरह के एक टीचर थे परवेज सर, वो काफ़ी मतलब सर को भी जानते हैं। वो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि इंडस्ट्री में कैसे पढ़ाना चाहिए। तो किसी भी बच्चे के बारे में जिसकी आपने हेल्प की, अगर आप उसको इस तरह से प्रोपेगेट कर रहे हो तो मैं उसको सही नहीं मानता। तो अगर आप उसको फॉर्मूला शीट पकड़ा दोगे, उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे तो वो क्या सर्वाइव करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। सो हाय डॉक्टर परवेज खान सर, आप कैसे हो? थैंक यू सो मच, आई एम फाइन। मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ एंड आपका नाम इतना सुना है। मुझे अनअकैडमी ने नहीं बुलाया, मुझे आपने नहीं बुलाया, मैं आपकी तरफ खींचा चलाया बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स। राइट, तो आपने बच्चों से बात की? जी जी जी, मैंने अब तक 50 से 100 बच्चों से बात की है। आप सबके फेवरेट हो। थैंक यू सो मच। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। तो सबसे पहले सर आपसे एक सवाल है कि जितने भी लोग हैं ना, वो इंडस्ट्री का, कोटा की इंडस्ट्री का नाम खराब करते हैं पैसों के लिए, पर मैंने जितना सुना है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। मैंने एक एग्जांपल सुनी है कि आपने एक बिहार की स्टूडेंट की ट्यूशन फी पे की थी और उनकी वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, आपको बुलाया। क्या आप वो एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज़? यार देखिए, पहली बात तो किसी भी बच्चे के बारे में जिसकी आपने हेल्प की, अगर आप उसको इस तरह से प्रोपेगेट कर रहे हो तो मैं उसको सही नहीं मानता। रीज़न बीइंग कि अगर उस बच्चे को पता लगेगा कि मेरी हेल्प हुई और ये बात बाहर पता लगी लोगों को, तो वो एक इन्फीरियर फील करेगा, राइट। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि वो ज़िंदगी में जो चीज़ें आपने फेस की होती है, अगर आपके सामने वो आती है तो आप कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाते हो। जी। तो किसी वक्त मैंने भी वो स्ट्रगल फेस किया था। तो ठीक है, अगर कोई बच्चा ऐसा आता है सामने और वो वास्तव में नीडी है और उसके अंदर वो एंथ्यू है, ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने का जज्बा अगर वो रखता है, तो हमें हेल्प करने में कोई दिक्कत नहीं होती, राइट। और हर साल कुछ बच्चे ऐसे आते ही हैं, उनकी हेल्प करते हैं। सभी की तो पॉसिबल नहीं हो पाती, पर जितना हो सकता है। मैं नहीं, आप देखिए अनअकैडमी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चों की बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अगर आप ये बाहर जाकर इन्वेस्टिगेशन भी करोगे हॉस्टल्स में जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो हमारे सभी टीचर्स हमेशा बच्चों के लिए अवेलेबल रहते हैं। क्या बात है सर। हाँ। और जो मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है इंडस्ट्री में? बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि यार हर 4 महीने टीचर चेंज होते हैं, एक बैच से दूसरा बैच चेंज होता है। जो बच्चा एक टीचर से पढ़ता है, डाउट्स कोई और सॉल्व कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम को आपने कैसे सॉल्व किया सर? देखिए, क्या है कि पहली बात तो हमारे पास टीम सफिशिएंट है, तो डाउट्स वगैरह के लिए बच्चों को कभी दिक्कत आती नहीं है। यहाँ डाउट काउंटर पर एक्सेस टीचर अवेलेबल होते हैं, वो टीचर भी अवेलेबल होते हैं जो पढ़ा रहे हैं। और जो कैसा ना, हमारे पास हमसे एक्सेस फैकल्टी होती है कि यार एक्स नंबर ऑफ फैकल्टीज क्लासेस में रन कर रही है, तो उसी लेवल की कुछ फैकल्टी हम फ्री रखते हैं ताकि बच्चे के डाउट्स क्लियर कर सकें। दूसरी चीज़, जो रनिंग टीचर हैं क्लास के, वो आप कभी भी देखिए, अगर ब्रेक होता है तो वो ब्रेक में अवेलेबल होते हैं उसी वक्त बच्चों को डाउट बताने के लिए। और उसके अलावा भी हमारे यहाँ बच्चे टीचर से इतना फ्रेंडली हैं, इतना कंफर्टेबल है कि पहली बात तो क्लास में अपने सारे डाउट क्लियर कर लेते हैं। क्या बात है। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, आप बच्चे अगर पूरा कंफर्टेबल होकर आपसे क्लास में क्रॉस क्वेश्चनिंग कर पाते हैं तो डाउट मिनिमाइज करके जाएंगे। बिल्कुल सर। और जो थोड़े बहुत डाउट बचते हैं वो बाद में ले लेते हैं। अभी आप देखिएगा कि लास्ट एग्जाम के दिनों में हमारे टीचर्स, जितना मेहनत बच्चा अपने स्टडी टेबल पर नहीं करता, उससे ज़्यादा हार्डवर्क वो अपने बच्चों के लिए रात में करते हैं। रात भर क्लासेस लेते हैं, 5-5, 6-6 घंटे की मैराथन क्लासेस लेंगे, रिवीजन क्लासेस लेंगे। इतना ज़्यादा हार्डवर्क कौन करता है इसके हमारे में? लेकिन बिल्कुल कर रहे हैं। और यहाँ पे एक साइड पे कुछ टीचर्स होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैंने बहुत बाहर कंप्लेंट सुनी है कि एक एंटर करने के टाइम एक चेहरा दिखता है, वो आपको बहुत अच्छे से वेलकम करता है कि हाँ आई एम द फेस ऑफ द कंपनी, और बाद में वो गायब हो जाते हैं। गायब हो जाता है। हाँ, पर आपके केस में आई रियली एडमायर कि आप अपना नंबर तक कुछ स्टूडेंट्स को देते हो। सभी को देते हैं। आप बिल्कुल, आप अरे एक सिंपल बात बताइए, हम हमारे क्लास को लॉगिन करते हैं और लॉगिन करते वक्त हर टीचर वहाँ अपना नंबर डालता है, तो क्लासरूम में बैठा हुआ हर बच्चा उस नंबर को देखता है, तो नंबर तो छुप ही नहीं सकता जी। पहली चीज़। उसके बावजूद अगर कुछ बच्चे मांगते हैं तो नंबर दिया जाता है, कॉन्टैक्ट नंबर उसके पास होता है। हाँ, ये देखो पॉसिबल नहीं है 4 क्लासेस लेने के बाद और डाउट काउंटर, बाकी मैं बीइंग ए फंक्शनल हेड थोड़ा सा बाकी काम में भी बिजी रहता हूँ, तो बहुत ज़्यादा डाउट काउंटर पे टाइम नहीं दे पाता, फ्रेंकली स्पीकिंग। इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं इसको एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ। पर मेरे जितनी भी टीम के लोग हैं वो अपनी लिमिट से ज़्यादा डाउट टाइम पे देते हैं। तो आप देखिए 4 क्लासेस टीचर ले रहा है, ठीक है, उसके बाद वो डाउट टाइम भी दे रहा है जी। और उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें कई बार ऐसा होता है कि हम सेम डे रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, कभी इमीडिएटली रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम स्क्रॉल करते हैं, हम देखता है मैसेज पढ़ते हैं और लगता है कि यार मैसेज बहुत जेन्युइन है, बच्चे का रिप्लाई करना है और इसको हमारी ज़रूरत है, हमारी हेल्प की ज़रूरत है, हम डेफिनेटली हमारी सारी टीम, आप केमिस्ट्री की टीम देखिए, फिजिक्स की टीम देखिए, बायोलॉजी की टीम देखिए, इवन जेई की जो हमारी टीम है वो बहुत साउंड है और बहुत बच्चों के लिए हमेशा तैयार रहती है। और इसी से इमोशनली कनेक्ट हो पाता है। जैसे अगर मैं कहीं और पूछूं कि हु इज योर फेवरेट टीचर, कोई बता ही नहीं पाता, कहते हैं मेरे टीचर तो चेंज होते रहे और इमोशनल कनेक्ट नहीं हुआ, दोस्त नहीं बने। तो ये एक कमेंडेबल बात है जो एक ऑफलाइन
आपको ज़्यादा वैल्यू दे पाता है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और मुझे लगता है अभी भी सिस्टम में काफ़ी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि अभी मुझे लग रहा है कि जैसे कि बाहर के स्टडीज़ में क्या होता है, जैसे कि मैं अभी यूएस में पढ़ के आया हूँ, वहाँ पे हर जगह फॉर्मूला शीट दे दी जाती है। आपको जो चीज़ क्रैम नहीं करनी ना, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट में हार्डवर्क डालना है, जो जैसे पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है, फॉर्मूले सारे दिए हुए हैं। अगर जेईई एडवांस पे या फिर नीट फिजिक्स में हज़ारों फॉर्मूले वो सारे दिए हुए हैं, आपको उसका आपका क्या रिएक्शन होगा इस बात पे? आपको लगता है ये एक अच्छी बात है कि आपको लगता है इससे एग्जाम बहुत ईजी हो जाएगा? है ना, वहाँ का अपना एजुकेशन कल्चर है, हमारा अपना एजुकेशन कल्चर है। उस कल्चर को आप इंडिया के कल्चर से कंपेयर नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा डिस्कशन इस पर हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ देखिए क्या होता है, हम ग्रोविंग कंट्री हैं, है ना। अगर हम देखेंगे हमारे जो मासूम बच्चे आते हैं, बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा पुअर बैकग्राउंड से होते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, जब उनके पेरेंट्स यहाँ पे आकर अपनी कहानी बताते हैं तो मतलब आप खुद भी इमोशनल हो जाओगे, यार कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, सारी प्रॉपर्टी बेच करके यहाँ पर आए हैं और एक बच्चा यहाँ पढ़ाई कर रहा है। तो वहाँ का कंपैरिजन हम यहाँ से नहीं कर सकते। वहाँ बच्चा बहुत कंफर्टेबल है, उसके पास बहुत सारी दूसरी चॉइसेस अवेलेबल हैं। यहाँ हमारे पास बच्चे पता है कैसे आते हैं कि सर अगर मेरा एक बार सिलेक्शन हो जाए ना, मेरी पीछे की जनरेशन सुधर जाएगी। नहीं समझ में आई? वहाँ जनरेशन सुधारने की बात नहीं चल रही, वहाँ बेटर को और कैसे बेहतर बनाया जाए उसकी बात की जा रही है। यहाँ क्या बात है कि हम अब बहुत सारा हमारे जो रूरल एरियाज़ है, जहाँ स्कूल अच्छे नहीं है, जहाँ एजुकेशन अच्छी नहीं है, वो बच्चा अपनी एजुकेशन को सुधार करके अपनी पीछे वाली जनरेशन को सही करना चाहता है। समझ में आई बात? तो हमारे यहाँ की कहानी अलग है। अगर हम उन बच्चों को इतना फ्री छोड़ देंगे कि यार आप फॉर्मूला शीट देख लीजिए और इस पर आप तैयारी कर लीजिए, तैयारी करने के बाद कॉम्पिटिशन देने चला जाइए, तो वो कहीं सर्वाइव नहीं करेगा। यहाँ रात दिन हार्डवर्क करना पड़ता है। आप इमेजिन कर सकते हो कि नीट के अंदर आउट ऑफ 720 टॉपर के 720 मार्क्स आते हैं। 720 में 720 फुल मार्क्स पर हमारा टॉपर जाता है इंडिया का। क्या बात है। उसके बाद आप देखिए कि सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो जनरल कोटा के अंदर 600 प्लस पे एमबीबीएस सीट मिलती है आउट ऑफ 720। तो अगर आप उसको फॉर्मूला शीट पकड़ा दोगे, उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे, तो वो क्या सर्वाइव करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो एक ऑर्डिनरी एग्जाम जहाँ रिटर्न एग्जाम होता है और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ नेगेटिव मार्किंग एग्जाम है, उसका बहुत बड़ा डिफरेंस है। जी। नॉर्मल एग्जाम के अंदर स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप मार्किंग में होता क्या है कि आपने एक स्टेप, मान लीजिए 5 या 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो उसके हर स्टेप के कुछ मार्क्स होते हैं। आपने एक स्टेप में गलती की, उतने मार्क्स कट जाएंगे, बाकी मार्क्स आ जाएंगे। व्हाट अबाउट द कॉम्पिटिशन वेयर इज अ नेगेटिव मार्किंग एग्जिस्ट, राइट? वहाँ अगर आपने जरा सी भी गलती की तो आपको -1 मिलता है। तो यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप फॉर्मूला शीट पकड़ा देंगे, आप मुझे बताइए बच्चा क्या सर्वाइव करेगा? और पेपर में टाइम ही नहीं होता, फॉर्मूला टाइम ही नहीं होता। वो भी बात है। ये इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप समझो कि नीट वाले बच्चे को 200 क्वेश्चन रीड करने हैं, ठीक है, रीड करने हैं, 180 अटेंड करने हैं, तो पढ़ेगा तो पूरे वो। आप इमेजिन कीजिए कि पर क्वेश्चन बच्चे को 45 से 50 सेकंड्स मिलता है। आपको मैं एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन को ठीक से समझना है और ऑप्शंस पे भी नजर डालनी है। आपको उतना टाइम तो कहाँ लग जाएगा उस क्वेश्चन को रीड करके समझने में। यानी आपका दिमाग इतना तेजी से रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि जब आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हो तभी दिमाग में कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाए और जब आप एंड में पहुंचे तो फटाफट आंसर को टिक करो और आगे बढ़ो। जो छोटे सवाल है उनको फटाफट आप 15 से 20 सेकंड में सोल्व करें और रिमेनिंग जो लेंथी क्वेश्चन है उनके लिए आप टाइम बचाएं कैलकुलेशन के लिए। ये बहुत एक्यूरेसी वाला मामला है। हम इंडियंस जो होते हैं, मैंने एक बार मेरे कुछ बच्चे जो हैं वो MIT में गए थे और अभी भी हैं 2-3 बच्चे MIT में पढ़ रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स, तो उनसे बात होती रहती है। तो कई बार मजाक में एक बच्चा था वो बात करता है मेरे से, तो कहता है कि सर देखिए डिफरेंस पता है क्या होता है जेईई के अंदर और यहाँ के कॉम्पिटिशन के अंदर। हमारा जो जेईई का एस्पायरेंट्स है ना, वो प्रेशर बियर करना वहीं सीख जाता है जब जेईई की तैयारी करता है। वो इतना प्रेशर बर्दाश्त कर लेता है कि उसको बाकी के प्रेशर बहुत कम लगते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी गया ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि सब कुछ आसान है। जेईई के बाद, नीट के बाद हर दुनिया आसान है। 100%। मेरा लास्ट सवाल होगा कि काफ़ी टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को एक झूठा दिलासा देते हैं कि यार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगले साल हो जाएगा। और कुछ स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि यार पहली बात तो यह है कि 98% का नहीं होने वाला, 49 आउट ऑफ 50 का नहीं होने वाला, 50 में से 1 का होता है। तो आप उनको क्या कहते हो? देखिए एक बार बताऊँ मैं आपको, मुझसे मेरे फादर कहते थे कि ज़िंदगी की सक्सेस किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती, राइट? तो सबसे मेन चीज़ ये कि अगर आपने ईमानदारी से हार्ड वर्क किया है तो उसका आउटपुट किसी ना किसी फॉर्म में आपको मिलता है। मैंने जो चीज़ नोटिस की वो ये कि जो बच्चा कोटा आके इस माहौल में इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में तैयारी करता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरा एक बच्चा था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 या 3 उसने ड्रॉप लिए, 12th पास करके आया था, सिलेक्शन नहीं हुआ, मार्जिन से रुका, उसने ज़्यादा टाइम नहीं लिया और वो सीधा अपने ग्रेजुएशन में चला गया प्योर साइंस के अंदर।
आप इमेजिन करें जो बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की इस माइक्रो लेवल पे यहाँ तैयारी कर ले और वो बीएससी करने जाएगा, किस लेवल पे उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। उसने बीएससी टॉप किया, उसने एमएससी टॉप किया, अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर उसने टॉप किया, अप्लाइड केमिस्ट्री में टॉप करने के बाद अभी वो सेंट्रल सोल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन गुजरात के अंदर भावनगर में साइंटिस्ट है। सो ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक जगह कामयाबी नहीं मिली दूसरी जगह नहीं मिलेगी, थोड़ा लेट हो सकते हो, पेशेंस रखना पड़ता है। देखिए दो तरह के बच्चे होते हैं, एक होता है फास्ट लर्नर, एक होता है स्लो लर्नर। ये कोई इनबिल्ट सॉफ्टवेयर नहीं ऊपर वाले ने आपको बचपन से दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। होता ये कि आपकी परवरिश और आपका सराउंडिंग कैसा रहा। किसी बच्चे ने बहुत अच्छे स्कूल्स में बहुत अच्छे फैसिलिटीज से पढ़ा है, उसके घर में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था, तो वो चीज़ों को इतना सिस्टमेटिक लेता हुआ ऊपर आया कि उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, उसको हम फास्ट लर्नर बोल देंगे। पर एक बच्चा ऐसा भी है जो गांव के एनवायरनमेंट से, जहाँ स्कूल्स में टीचर्स अवेलेबल नहीं है, जहाँ उसको कुछ सिखाने वाला अवेलेबल नहीं है, वहाँ से धीरे धीरे फाइट करता करता यहाँ तक पहुँचा है। उसके चीज़ें इतनी आसानी से समझ में नहीं आती, उसको थोड़ा वक्त लगता है। उसको थोड़ा टाइम दीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए उसके साथ, डेफिनेटली वो भी सीख लेगा। थोड़ा वक्त लेगा पर वो भी सीख लेगा। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया कहा। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया सर, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपने इतना बिजी स्केड्यूल टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। I just wanna be your Superman.